पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार पर। डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। The Union Minister for Road Transport and Highways, Mr. Nitin Gadkari, hit back at the critics of the E20 fuel rollout. ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। E20 fuel has saved India 1.06 trillion rupees in oil import costs. E20. आजकल जब आप पेट्रोल पंप पर फ्यूल डलवाते हो तो आपको शायद यही लगता होगा कि ये वही नॉर्मल पेट्रोल है जो हम सालों से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन असल में अभी इंडिया भर में जो पेट्रोल मिल रहा है उसमें इथेनॉल मिक्स है। और एट दिस पॉइंट गवर्नमेंट ने E20 यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को कंपलसरी कर दिया। सरकार का कहना है कि इससे पोल्यूशन कम होगा, क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी घट जाएगी और फार्मर्स को एक नया मार्केट मिलेगा। एक तरह से देखा जाए तो ये एक इको फ्रेंडली और इकोनॉमिक सोल्यूशन है। पर दूसरी साइड में व्हीकल ओनर्स और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट की कुछ अलग ही कहानी है। माइलेज ड्रॉप, इंजन रस्टिंग, फ्यूल इंजेक्टर इश्यूज और वारंटी क्लेम डिस्प्यूट जैसे प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हो रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज का ये कहना है कि अगर डैमेज इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से हुआ है तो वो इंश्योरेंस के अंडर कवर नहीं होगा। मतलब कंज्यूमर के पास अब ना चॉइस है ना ही ट्रांसपेरेंसी। और ये डिबेट सिर्फ टेक्निकल लेवल तक लिमिटेड नहीं है, इसमें एक बहुत इंटेंस पॉलिटिकल एंगल भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इथेनॉल के इस दौर में कैसे कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज की कंपनीज जो है वो कैसे अंधाधुंध प्रॉफिट्स कमा रही है। तो एट दिस पॉइंट सवाल ये आता है कि क्या सच में देश के फायदे के लिए पॉलिसी बनी है या फिर कोई और ही एंगल है इसमें। और जो भी डेटा, नंबर्स और रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा वो सब पब्लिकली अवेलेबल रिसर्च और वेरीफाइड सोर्सेज पर बेस्ड है। मेरे खुद के अजम्पशंस या मन की बात यहाँ नहीं होगी। और अगर आपको डिटेल्स चेक करनी है तो सारे सोर्सेज और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इथेनॉल और इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में और व्हीकल और ऑटो इंडस्ट्री पर इसका क्या असर हो रहा है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। और एट दी एंड हम बात करेंगे पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स का। इस पूरे पॉलिसी के असली विनर्स और लूजर कौन है। ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद ही किसी और की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ पॉलिटिक्स या एलिगेशंस की बात नहीं करने वाला हूँ, हम इसमें हर एंगल कवर करेंगे, फ्रॉम साइंस टू पॉलिटिक्स टू जियोपॉलिटिक्स। सब कुछ A to Z इस वीडियो में कवर्ड होगा। तो अगर आपको सच में समझना है कि आपके पेट्रोल टैंक में चल क्या रहा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो मैं हूं शंकी और चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इथेनॉल है क्या और ये सडन E20 फ्यूल का क्रेज आया कहां से। 2003 में इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम शुरू किया। उस वक्त टारगेट था कि पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिलाया जाए। एम सिंपल था, इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है और पोल्यूशन घटाना है और साथ ही अपने शुगर इंडस्ट्री को एक नया मार्केट देना है। तो अब सबसे बेसिक सवाल ये आता है कि ये इथेनॉल आता कहाँ से। मोस्टली आता है शुगर केन या फिर मोलासेस से, जो शुगर बनाने के बाद बचा हुआ सिरप होता है ना, वो वाला। 2010 के आसपास गवर्नमेंट ने E10 यानी कि 10% ब्लेंड का प्लान बनाया, लेकिन उस वक्त इथेनॉल सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज की वजह से इसका रोल आउट काफी स्लो रहा। रियलिटी है कि 10% ब्लेंडिंग के पूरे नेशन वाइड टारगेट्स हमने 2022 के मिड तक ही अचीव किए और तब पूरे देश में पेट्रोल में इथेनॉल का लेवल ऑफिशियली 10% हो गया था। फिर 2023 में एक बड़ी जंप हुई। अप्रैल के महीने में E20 पेट्रोल यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल लॉन्च किया गया और सिर्फ लॉन्च ही नहीं बल्कि सरकार ने इसे काफी अग्रेसिवली रोल आउट भी किया। आज देश में 90,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स पर आपको सिर्फ E20 ही मिलेगा। जो पुराना E5 या E10 फ्यूल था ना वो कंप्लीटली फेज आउट हो गया। सरकार कहती है कि इथेनॉल एक गेम चेंजर है और इसकी इंस्पिरेशन आई है ब्राजील से, जहां 1970s के ऑयल क्राइसिस के बाद ब्राजील ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को अडॉप्ट किया और आज उनका मिनिमम ब्लेंड 27% है और उनके पास फ्लेक्स फ्यूल जैसी व्हीकल्स भी है जो E100 यानी कि 100% इथेनॉल पे भी चल सकती है। इंटरनेशनली देखा जाए तो US, यूरोप, जापान सब मेजरली E10 या E15 तक ही रुकते हैं। यूएस में E85 फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स है जो अगेन हाई इथेनॉल ब्लेंड्स पर चल सकते हैं और वहाँ 4000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स पे ये फ्यूल मिलता भी है। अब बात करते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन की। इंडिया में इथेनॉल ज्यादातर शुगर केन और मोलासेस से आता है, जो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। ये प्रोसेस काफी सिंपल है। शुगर केन या फिर ग्रेन्स को प्रोसेस करके उन्हें फर्मेंट किया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें डिस्टिल करके 99.5% इथेनॉल बनाया जाता है। अभी 57% इथेनॉल शुगर केन से आता है और बाकी बचा हुआ ग्रेन्स जैसे कि मेज और सरप्लस राइस उनसे आता है। गवर्नमेंट कहती है कि इस स्टेप का फायदा पोल्यूशन रिडक्शन है। कार्बन इमिशंस टू व्हीलर में 50% तक कम हो गए और कार्स में 30% तक कम और CO2 भी लाइफ साइकिल बेसिस पर 30% तक कम होता हुआ देखा गया। इथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा है, मतलब फ्यूल कंबशन इसका काफी बेटर होता है। इस नैरेटिव को इको फ्रेंडली रिवॉल्यूशन के लेबल के साथ मार्केट किया गया। शुगर स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के फार्मर्स और डिस्टिलरी सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं इसका। पॉलिसी मेकर्स इसे एक स्ट्रेटेजिक फ्यूल के रूप में देख रहे हैं। इंडिया की डॉलर डिपेंडेंसी कम हो रही है, फॉरेक्स रिजर्व मजबूत हो रहे हैं और हम अपने एनर्जी फ्यूचर पर ज्यादा कंट्रोल रख पा रहे हैं। लेकिन
पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ साथ वाटर स्कैरिसिटी और रोल आउट की स्पीड पे भी सवाल उठ रहे हैं। 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 2500 से 3000 लीटर पानी चाहिए होता है। गन्ने के खेतों का कवरेज सिर्फ 6% एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन वो 70% इरिगेशन वाटर को कंज्यूम करते हैं। महाराष्ट्र जैसे ड्रॉट प्रोन स्टेट्स पर इसका लॉन्ग टर्म प्रेशर सोचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने ये ट्रांजिशन बहुत तेज किया। सिर्फ 11 सालों में हमने E5 से E20 तक की जंप मार दी, जबकि दूसरे देश कई डेकेड्स ले लेते हैं इस गोल को अचीव करने में। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आम व्हीकल ओनर्स को सबसे ज्यादा चुभ रही है, व्हीकल और इंडस्ट्री फॉलोआउट के बारे में। ये वो पार्ट है जहां पॉलिसी के डिसीजन सीधे आपकी जेब पर आकर असर कर रहे हैं। तो एट दिस पॉइंट पुराने E5 या E10 ब्लेंड्स मार्केट से ऑलमोस्ट गायब हो चुके। इस डिसीजन के खिलाफ एक PIL सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, जिसमें इथेनॉल फ्री पेट्रोल के ऑप्शंस और क्लियर लेबलिंग की डिमांड की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस प्ली को फिलहाल के लिए डिसमिस कर दिया। मतलब चॉइस का ऑप्शन ऑफिशियली अब खत्म हो चुका है, शायद कुछ टाइम तक। ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज यहीं से शुरू होते हैं। पेट्रोल पंप्स पर इथेनॉल ब्लेंड का कोई बोल्ड या क्लियर लेबल नहीं मिलता। रियूटर्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ मिसगाइडेंस तो है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी लेबलिंग मैंडेट को रिजेक्ट किया। मतलब ड्राइवर को अब जाके खुद गेस करना पड़ता है कि उनकी गाड़ी E20 के लिए रेडी है या नहीं, या जो पेट्रोल वो ले रहे हैं वो उनकी गाड़ी के लिए कंपेटेबल है या नहीं है। टेक्निकली इथेनॉल फ्री फ्यूल के ऑप्शंस है, IOCL का XP100 या HPCL का Power 100। ये 100 ऑक्टेन इथेनॉल फ्री प्रीमियम फ्यूल्स है जो 160 रुपए लीटर से ऊपर में बेचे जा रहे हैं, और ये सिर्फ बड़े शहरों के कुछ पंप्स पर मिलते हैं, जो कि काफी महंगा है। मतलब अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली आम कंज्यूमर्स के लिए प्योर पेट्रोल या E0 वाला ऑप्शन अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये लैक ऑफ चॉइस डायरेक्टली इंपैक्ट करता है पुरानी गाड़ियों के हेल्थ पर। इंडस्ट्री के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2009 के बाद बनी गई ज्यादातर कार्स इथेनॉल मटेरियल कंपेटिबल है, लेकिन फुल E20 कंप्लायंस सिर्फ 2023 के मॉडल से शुरू हुआ। मतलब अगर आपकी गाड़ी 2022 या उससे पहले की है तो आपकी गाड़ियों के लिए रिस्क ज्यादा है। लोकल सर्कल्स के सर्वे के हिसाब से 28% प्री 2022 व्हीकल ओनर्स ने अनयूजुअल वेयर एंड टियर रिपोर्ट किया। मैकेनिक्स बोल रहे हैं कि फ्यूल लाइन ब्लॉकेजेस, इंजेक्टर चोकिंग, गैस्केट डिग्रेडेशन, पिस्टन रस्टिंग अब काफी कॉमन सी हो गई है गाड़ियों में। पुराने बाइक्स और कार्बोरेटेड कार्स तो और भी सेंसिटिव है, उनमें पिकअप ड्रॉप और ब्लॉकेज ज्यादा नोटिसेबल है। और सबसे बड़ा ट्रस्ट इशू तब बना जब मैन्युफैक्चरर्स और इंश्योरर्स इनके मैसेजेस एक दूसरे से काफी उल्टे निकले। पहले टोयोटा ने बोला कि अगर आप E10 रेटेड व्हीकल में E20 फ्यूल यूज करोगे तो आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाएगी। ICICI लॉम्बार्ड जैसे इंश्योरेंस ने भी इनिशियली बोला था कि इथेनॉल रिलेटेड डैमेजेस कवर नहीं होंगे उनके इंश्योरेंस के अंडर, लेकिन बाद में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और SIAM ने क्लैरिफाई किया कि अगर ऑफिशियली आपकी गाड़ी E20 रेडी है तो वारंटी और इंश्योरेंस दोनों वैलिड रहेंगे। और जिस हिसाब से ये सारे मिक्स सिग्नल्स आ रहे थे, ये एक चीज क्लियर कर दे कि रोल आउट के टाइम पर इंडस्ट्री भी काफी कंफ्यूज थी। माइलेज ड्रॉप फ्रस्ट्रेशन का एक और रीजन है। गवर्नमेंट बोलती है कि माइलेज सिर्फ 2 से 6% गिरता है, लेकिन ओनर फोरम्स और सर्विस पर लोग 10 से 15% तक के ड्रॉप्स रिपोर्ट कर रहे हैं। और इन सब के पीछे इथेनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज का रोल है। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक है, ये मॉइस्चर खींचता है और काफी कोरोसिव है। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर आपकी गाड़ी E20 कंपेटिबल नहीं है, तो अगर समझो आपने उसका टैंक फुल करवाया और फिर उसे 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए चलाया ही नहीं, तो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल हवा से मॉइस्चर खींच लेगा और वो पानी फ्यूल के अंदर सेटल हो जाएगा। ये पानी डायरेक्टली टैंक के अंदर रस्टिंग शुरू कर सकता है। फ्यूल इंजेक्टर्स चोक हो सकते हैं और पूरी फ्यूल लाइन डैमेज हो सकती है। मतलब सिर्फ स्टैंडिंग फ्यूल ही आपकी गाड़ी के लिए साइलेंट किलर बन सकता है। तो रबर होजेस, सील्स और गैस्केट जो इथेनॉल रेटेड नहीं है वो जल्दी डिग्रेड होते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली बढ़ रही है और इनका इंपैक्ट गाड़ियों पे थोड़ा लॉन्ग टर्म में दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ आम यूजर की प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इस शिफ्ट के प्रेशर के नीचे दबी हुई है। E20 रोल आउट को 5 साल अर्ली लाया गया, जबकि कंपनीज अभी तक BS6 एमिशन नॉर्म्स के खर्चे से रिकवरी हो रही थी, और ऊपर से अब BS7 नॉर्म्स 2027 तक आने की बात हो रही है। मतलब एक तरफ एमिशन स्टैंडर्ड का लोड, दूसरी तरफ इथेनॉल कंप्लायंस और तीसरी तरफ EV ट्रांजिशन की कॉस्ट। एक साथ 3 चैलेंजेस ये सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स फेस कर रहे हैं। पॉलिसी रोल आउट के स्पीड का डायरेक्ट इफेक्ट रीसेल मार्केट पे भी दिखता है। प्री 2023 पेट्रोल गाड़ियों के वैल्यूएशन के बारे में लेकर डीलर्स काफी कॉशियस है, क्योंकि बायर्स इथेनॉल कंपेटिबिलिटी को लेकर काफी डाउट में है। फॉर एग्जांपल आप सोचो, अगर आप कोई गाड़ी लेने जाते हो जो कि सेकंड हैंड है, अगर आपको पता है कि वो गाड़ी E20 कंपेटिबल नहीं है, तो आप वो गाड़ी क्यों लोगे? अब बात करते हैं प्रीमियम फ्यूल और हाई एंड कार्स के एंगल के बारे में। XP100 और Power 100 जैसे फ्यूल्स ओरिजिनली लग्जरी और परफॉर्मेंस व्हीकल्स के लिए डिजाइन किए गए थे, क्योंकि उनमें हाई कंप्रेशन इंजन्स को हाई ऑक्टेन फ्यूल की जरूरत होती थी। अब अगर आप एक रेगुलर लो ऑक्टेन व्हीकल में जो कि 91-95 R1 पेट्रोल के लिए ट्यून्ड है, अगर आप उसमें 160 रुपए लीटर का XP100 डालते हो, तो आपको एज सच कोई नोटिसेबल परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो मिडिल क्लास ड्राइवर्स के पास अब कोई चॉइस बची नहीं है। और ये डिबेट सिर्फ पेट्रोल वर्सेस इथेनॉल तक लिमिटेड नहीं है। CNG
और ईवीज की तरफ शिफ्ट की बातें ज्यादा हो रही है। सीएनजी का इंफ्रा मेट्रो सिटीज में बेटर है और ईवी को फ्यूचर फ्यूल के रूप में पुश किया जा रहा है, लेकिन अभी इंडिया का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है, तो उस साइड अभी तुरंत मूव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब पिक्चर का सबसे बड़ा हिस्सा देखते हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल या कंज्यूमर इशू नहीं बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल इशू भी है। सबसे पहले सरकार की पिच को समझते हैं। इंडिया अपने क्रूड ऑयल का लगभग 85% इंपोर्ट करता है, जो फॉरेन एक्सचेंज पर बहुत बड़ा प्रेशर डालता है। गवर्नमेंट का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से हमने ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ के आसपास की फॉरेक्स सेविंग्स की है, प्लस इससे हम ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के शॉक से बच सकते हैं और अपनी एनर्जी सप्लाई को आत्मनिर्भर भारत के अंडर सिक्योर कर सकते। मतलब इथेनॉल को सिर्फ एक क्लीनर फ्यूल की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह देखा जा रहा है। सरकार ये भी कहती है कि इथेनॉल प्रोग्राम से किसानों को एक नया मार्केट मिल रहा है। इथेनॉल बनाने में एक्सेस शुगर केन का यूज होता है और ऑफिशियल डेटा के हिसाब से शुगर और कॉर्न जैसे जो क्रॉप्स है उनके रेट्स इसी डिमांड की वजह से थोड़े स्पाइक हो गए। तो बेसिकली इनका नैरेटिव क्लियर है। इथेनॉल को एक तरफ फार्मर्स के फायदे के नाम पे पिच किया जा रहा है, पर दूसरी तरफ व्हीकल ओनर्स के लिए ये महंगा और प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। और पॉलिसी रोल आउट की स्पीड भी एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी है। इंडिया ने E20 का टारगेट 5 साल पहले अचीव कर लिया था। साउंड्स इंप्रेसिव, राइट? पर इसका मतलब ये भी हुआ कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और पेट्रोल पंप इंफ्रास्ट्रक्चर को एडजस्ट करने के लिए वक्त नहीं मिला। तो अब चलते हैं सबसे बड़े और सबसे हेटेड कंट्रोवर्सी एंगल पर, जो इस मुद्दे को और भी गर्म बना देता है। नितिन गडकरी जी जो अपने ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, अपोजिशन से लेकर आम लोगों तक सब उनकी तारीफ करते हैं, सब उनको एडमायर करते हैं, लेकिन इथेनॉल पॉलिसी के साथ उनका नाम एक नए कंट्रोवर्सी से जुड़ गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके दोनों बेटे इथेनॉल डिस्टिलरीज से जुड़े हुए हैं, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसलिए उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स ओपनली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो फिगर रिपोर्ट्स में सामने आए हैं वो थोड़े चौंका देने वाले। जो प्रॉफिट नंबर्स रिपोर्ट में मेंशन किए गए वो थोड़े अग्रेसिव है और इस पॉइंट पर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये डेटा अलग अलग मीडिया और रिपोर्ट्स में साइट किया गया, लेकिन अभी तक ऑफिशियली प्रूव नहीं हुआ। ये एलिगेशंस है, इन्हें अभी तक फैक्ट्स के रूप में कंफर्म नहीं किया गया, इसलिए आप अपना कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले अपने एक इंडिपेंडेंट रिसर्च जरूर कर लेना। मेरा उद्देश्य सिर्फ डिबेट के दोनों साइड आपके सामने लाना है, ना कि किसी पर सीधे आरोप लगाना। अब ये फिगर्स और कनेक्शंस एक क्लियर सवाल उठाते हैं। जब एक मिनिस्टर इथेनॉल को इतना अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं और उनके परिवार की कंपनीज उसी सेक्टर में मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखाती है, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता? अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी तक ये सारी चीजें सिर्फ एलिगेशंस है, प्रूफ या कोर्ट जजमेंट अभी तक नहीं आया है। लेकिन क्योंकि ये चीजें मल्टीपल रिपोर्ट्स में इंडिपेंडेंटली सामने आई है, डिस्कशन होना और सस्पिशन उठना काफी नेचुरल है। और यहाँ एक काफी डेलिकेट चीज है, अगर कोई पॉलिटिशियन एक पॉलिसी पुश करते हैं जो कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी है, काफी बेनिफिशियल है और उनके परिवार को भी उससे फायदा मिलता है, तो टेक्निकली ये चीज गलत नहीं है। जब तक सारी चीजें ट्रांसपेरेंट और फेयर हो, ये चीजें सही है। लेकिन प्रॉब्लम तब बनती है जब वो पॉलिसी आम लोगों को शॉर्ट टर्म में नुकसान पहुंचाती है और अगर उसी वक्त उनके परिवार की कंपनी उस पॉलिसी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स कमा रही है, तब चीजें लॉजिकली थोड़ी गलत दिखना शुरू हो जाती है और तब पब्लिक को नेचुरली लगता है कि ये स्लो पॉइजन पॉलिसी सिर्फ आम आदमी को तकलीफ दे रही है और पॉलिटिकल फैमिलीज की जेबें भर रही है। और इसी वजह से चाहे गडकरी जी की इमेज अभी भी काफी स्ट्रांग है और उनके मोटिव्स अभी भी देश के लॉन्ग टर्म बेनिफिट में ही दिखाई देते, फिर भी ये कंट्रोवर्सी उनके लिए एक मेजर पॉलिटिकल सेटबैक बन चुकी है। उनके पब्लिक परसेप्शन और उन पर बेस आम आदमी के भरोसे पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट दिख रहा है। ऑल्सो एनवायरमेंटल डिबेट भी इस पिक्चर का काफी बड़ा हिस्सा है। इथेनॉल को ग्रीन फ्यूल का लेबल दिया गया है, लेकिन गन्ने की खेती बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव है। तो सवाल ये आता है कि क्या हम फ्यूल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पानी की एक नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहे? और फिर आता है वो पॉइंट कि क्यों हम ईवीज पर फुल फोर्स नहीं जा रहे? सिंपल जवाब है कि इंडिया का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बहुत वीक है। मेट्रो सिटीज के बाहर तो ईवी चार्ज करना आज के टाइम पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर हम पूरी तरह ईवी पे शिफ्ट कर जाते हैं, मतलब हमारे सड़कों पर 100% ईवीज ही चलती दिखेगी, तो हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल से शिफ्ट होकर चाइना डोमिनेटेड बैटरी सप्लाई चेन पर चली जाएगी और ये काफी बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज और रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन का किंग है। और अगर बड़ी तस्वीर देखी जाए तो इथेनॉल फ्यूल शिफ्ट सिर्फ एक फ्यूल पॉलिसी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल गेम प्ले लग रहा है। अब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँ तो देखो, इथेनॉल का प्लान अपने आप में एक अच्छा स्टेप है। ये हमारे देश की ऑयल डिपेंडेंसी कम कर रहा है और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को स्ट्रांग बना रहा है। और देखा जाए तो इथेनॉल को एक तरह से ब्रिज फ्यूल या एक ग्रेस पीरियड की तरह देखा जा रहा है, ताकि जब तक हम अपना ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर लेते, इथेनॉल हमें एक बफर दे रहा है, जिसकी वजह से हमें क्रूड ऑयल के साथ साथ चाइना की बैटरी सप्लाई चेन पर भी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। मतलब हम अपनी जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी से बच के अपना एनर्जी ट्रांजिशन अपने पेस पर कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म विजन के लिए शायद इथेनॉल ब्लेंडिंग जेन्युइनली एक सॉलिड मूव है। प्रॉब्लम सिर्फ रोल आउट की स्पीड और एग्जीक्यूशन में। अगर गवर्नमेंट थोड़ा ग्रेजुअली
स्मूथली मूव करती तो लोगों को एडजस्ट करने का टाइम मिल जाता। और ऑल्सो अगर प्योर पेट्रोल या लो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का ऑप्शन अगर गवर्नमेंट देती तो शायद पब्लिक का रेजिस्टेंस पॉलिसी के अगेंस्ट बहुत कम होता। पॉलिसी का डायरेक्शन सही है, बस पेस थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी। तो अब तक हमने देखा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग एक तरफ से एनर्जी सिक्योरिटी और किसानों के लिए फायदों के वादे लेकर आती है, लेकिन दूसरी तरफ व्हीकल ओनर्स के लिए एक्स्ट्रा खर्चे, माइलेज ड्रॉप और मेंटेनेंस के हेडेक बन जाती है। ऊपर से पॉलिटिकल एलिगेशंस और वाटर क्राइसिस कंसर्न ने इस डिबेट को और गर्म कर दिया। बट अब वीडियो के एंड में मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम के साथ नहीं छोड़ना चाहता। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशंस की, वो स्टेप्स जो हम, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट सब मिलकर ले सकते हैं। सबसे पहला, गाड़ी ओनर्स के लिए, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो इथेनॉल सेफ पार्ट्स लगवा लीजिए, जैसे नए रबर होजेस, गैस्केट्स और इथेनॉल रेटेड फ्यूल लाइंस। ये एक स्मार्ट स्टेप हो सकता है आपकी गाड़ियों के लिए। आइडियली हर 15 से 20,000 किलोमीटर के बाद फ्यूल इंजेक्टर्स और फिल्टर्स को रेगुलर क्लीन करना अब और भी जरूरी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्रीमियम इथेनॉल फ्री पेट्रोल एक ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन ध्यान रहे कि वो मोस्टली हाई ऑक्टेन लग्जरी व्हीकल्स के लिए बना है। नॉर्मल लो ऑक्टेन कार्स में उससे कोई खास परफॉर्मेंस या फायदा नहीं मिलेगा, बस आपका खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा और आपकी गाड़ी शायद सेफ रहेगी। और हाँ, अगर आप नई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हो तो जब तक इथेनॉल या ईवी का सिस्टम पूरी तरह स्टेबल नहीं हो जाता, सीएनजी और हाइब्रिड कार्स एक सेफ अल्टरनेटिव है। ऑल्सो आपने अपने व्हीकल के मैनुअल को चेक करना चाहिए कि आपकी गाड़ी कितना इथेनॉल टॉलरेट कर सकती है। दूसरा, कंज्यूमर अवेयरनेस। पेट्रोल पंप्स पर क्लियर E20 लेबलिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमांड को डिसमिस तो कर दिया, पर कंज्यूमर्स को इस चीज के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन इन अ राइट वे। तीसरा, कम्युनिटी और इंडस्ट्री सॉल्यूशन। इंडिया को सेकंड जनरेशन इथेनॉल यानी वेस्ट बेस्ड इथेनॉल की तरफ मूव करना होगा, जिसके प्रोडक्शन में कंपैरेटिवली कम पानी लगता है। मैकेनिक, वर्कशॉप और आरटीओस को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वो इथेनॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझ सके और रेट्रोफिट किट्स बनाए, जिससे पुरानी गाड़ियां भी E20 के लिए रेडी हो सके। रेट्रोफिट किट्स उसी टाइप में जैसे हम किसी गाड़ी में LPG किट लगाते। और सबसे बड़ा सिस्टमेटिक सोल्यूशन जो मुझे लगता है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर शहरों में मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेस और इथेनॉल रेडी फ्लीट्स को एक्सपांड करें तो इंडिविजुअल ड्राइवर पर प्रेशर कम हो जाएगा। और एट द एंड फाइनली एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के लिए भी, पॉलिसीज बनाते वक्त पब्लिक की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। अगर रोल आउट इतना फास्ट होगा तो नेचुरली लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। अगर सरकार सच में चाहती है कि लोग सपोर्ट करे तो फेज रोल आउट और ओपन कम्युनिकेशन सबसे इफेक्टिव तरीका है। पॉलिसी जितनी स्लो और स्टेडी इंप्लीमेंट होगी उतना ही ज्यादा ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस मिलेगा। तो अब बॉटम लाइन ये है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग ग्रीन और स्ट्रेटेजिक आइडिया है जो इंडिया की ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी को बाईपास करा सकते, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसपेरेंट और फेयर नहीं हुआ तो इसका भुगतान आम आदमी को करना पड़ेगा। और इथेनॉल ब्लेंडिंग कोई एक छोटी सी पॉलिसी नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक शिफ्ट है जो हमारे किसानों पर, हमारे वॉलेट्स पर और हमारी गाड़ियों पर सब पर असर डाल रहा है। तो फिर सारे फैक्ट समझ के, सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करके और सही क्वेश्चंस उठा के हम इस ट्रांजिशन को स्मूथ बना सकते हैं। और अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो किसी पॉलिटिकल बायस से नहीं बनाई है, ये एक ऑनेस्ट एफर्ट है मेरी तरफ से, ताकि आपको एक प्रॉपर A to Z पिक्चर मिल सके। तो अब आप डिसाइड करिए, इथेनॉल रिवॉल्यूशन एक सस्टेनेबल स्टेप है या एक पॉलिटिकल गैम्बल। सो मैं हूं शैंकी और ये थी इथेनॉल ब्लेंडिंग की असली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करो ताकि और लोगों को पता चले कि उनकी गाड़ियों के फ्यूल टैंक में असल में चल क्या रहा है। और अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो या फिर आपके पास कोई और पॉइंट्स हो तो आइए नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।